Welcome to all of you in MGB's Arts, Science and Commerce College, Malegaon City. Today's our lecture is in class FY subject Geography, paper first, semester third, on topic of Introduction to Physical Geography in bracket Geomorphology, and subtopic is Components of Earth System Part 2 by Mahmudur Rahman. इससे पहले के लेक्चर में हमने कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ सिस्टम देखा। पार्ट फर्स्ट में उसके देखा, दो कंपोनेंट्स को हमने देखा, लिथोस्फीयर देखा और एटमॉस्फेयर देखा। अब पार्ट टू में हम हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर को देखेंगे कि ये जो अर्थ सिस्टम के दो कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में देखेंगे। थर्ड इज हाइड्रोस्फीयर एंड फोर्थ इज बायोस्फीयर। तो हम सबसे पहले हम हाइड्रोस्फीयर को देखते हैं कि हाइड्रोस्फीयर क्या है। इसमें सबसे पहला पॉइंट है वेयर वाटर एग्जिस्ट, यानी अर्थ का ऐसा पार्ट या ज़मीन का ऐसा पार्ट जहाँ पर वाटर एग्जिस्ट है, यानी ऑल वाटरी पार्ट ऑफ द अर्थ कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर, यानी अर्थ का ऐसा हिस्सा या ऐसा यानी प्लेस जहाँ पर वाटर प्रेजेंट है उसे हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। इसमें नंबर 2 पॉइंट है इंक्लूड्स ऑल लिक्विड, फ्रोजन, सरफेस वाटर, वाटर वेपर, ओशन, लेक्स, स्ट्रीम एंड ग्लेशियर्स। जो हाइड्रोस्फीयर में जो वाटर बॉडीज़ को कवर करता है, यानी जो वाटर बॉडीज़ को इंक्लूड किया गया कि इसे हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, उसमें सबसे पहला आता है ऑल लिक्विड एंड फ्रोजन सरफेस वाटर, यानी अर्थ पर जितने भी लिक्विड फॉर्म में वाटर मौजूद है या फ्रोज़न फॉर्म में भी वाटर मौजूद है उसे वो भी हाइड्रोस्फीयर में आता है। यानी ऐसा नहीं है कि वाटर फ्रोज़न फॉर्म में, आइस फॉर्म में, तो उसे हम हाइड्रोस्फीयर में इंक्लूड नहीं करेंगे, बल्कि फ्रोज़न फॉर्म में जो वाटर हमारी अर्थ पर प्रेजेंट है वो भी हाइड्रोस्फीयर में आता है। उसके बाद वाटर वेपर है। वाटर वेपर जो ट्रोपोस्फेयर के हिस्से में पाया जाता है, अर्थ के पहली लेयर में पाया जाता है, ये हमारी लाइफ को भी सस्टेन करता है। इसी वजह से प्रेसिपिटेशन होता है, रेनफॉल होता है, तो इसे भी हम हाइड्रोस्फीयर में इंक्लूड करते हैं। ये भी एक हमारी लाइफ का या हमारे हाइड्रोस्फीयर का एक अहम पार्ट है। उसके बाद ओशन आता है, सीज आती है, ओशन को भी इसमें इंक्लूड किया गया है, मरीन वाटर में ये आता है, यानी ऑल ओशंस एंड सीज ऑफ द अर्थ इंक्लूडेड इन हाइड्रोस्फीयर, यानी अर्थ पर जितने भी ओशंस सीज मौजूद हैं वो भी हाइड्रोस्फीयर में आते हैं, यानी वो भी एक हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है। उसके बाद लेक्स है, मतलब झीलें, झीलों को भी हाइड्रोस्फीयर में इंक्लूड किया गया है, ये भी एक हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है, ये भी एक वाटर बॉडी है, इसीलिए इसको हाइड्रोस्फीयर में इंक्लूड किया गया। स्ट्रीम्स हैं, नदियाँ वगैरह जो नदियों की स्ट्रीम्स होती हैं, ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर्स को भी इंक्लूड किया गया है। मीन्स जो बर्फ़ के बड़े बड़े तोदे होते हैं उसे भी, वो भी फ्रोज़न फॉर्म में होता है, इसे भी हाइड्रोस्फीयर में इंक्लूड किया गया है। थर्ड पॉइंट है इसमें फ्रेश एंड सॉल्ट वाटर। अब हाइड्रोस्फीयर को टू पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है, टू पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहला तो फ्रेश वाटर है। फ्रेश वाटर में क्या क्या आता है, जैसे
लेक्स है, रिवर्स है, स्ट्रीम है, ये सब फ्रेश वाटर में आता है। और उसके बाद है सॉल्ट वाटर, यानी सॉल्टी वाटर आता है या मरीन वाटर आता है। मरीन वाटर में हम ओशन, सीज को इंक्लूड करते हैं क्योंकि ये मरीन वाटर है, सॉल्टी वाटर है। तो इसको हाइड्रोस्फीयर को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक फ्रेश वाटर में और एक सॉल्टी वाटर में इसको डिवाइड किया गया है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है ऑलवेज इन मोशन, यानी यहाँ पर ऐसा बोल रहा है कि यार जो हाइड्रोस्फीयर है वो हमेशा मोशन में रहता है। वो किस तरह मोशन में रहता है, हम इसको फिगर के ज़रिए समझेंगे। ये फिगर आ गई हमारी स्क्रीन पर, आपको दिखाई दे रही, ये वाटर साइकिल दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पर क्लाउड्स दिखाई दे रहे हैं। जब क्लाउड्स में कंडेंसेशन का हमल होता है तो वो वाटर की सूरत में, वाटर फॉर्म में ज़मीन पर प्रेसिपिटेशन होता है उसका, वो ज़मीन पर रेनफॉल की शक्ल में ज़मीन पर गिरता है, पहाड़ों पर गिरता है, ज़मीन पर गिरता है, फिर ज़मीन से और पहाड़ों से होता हुआ नीचे सरफेस ऑफ दी अर्थ पर आ रहा है। देखो नीचे माउंटेन से बहता हुआ, फ्लो होता हुआ सरफेस सरफेस पर आया, अर्थ की सरफेस पर आया, फिर अर्थ की सरफेस पर वो रन ऑफ हो रहा है, यानी माउंटेन से होता हुआ ज़मीन की तरफ रन ऑफ हो रहा है। अब वाटर के रन ऑफ होने के बाद यहाँ पर इवेपोरेशन का अमल होता है, यानी जब ये बारिश का पानी नदियों, स्ट्रीम्स और ज़मीन से बहता हुआ जाकर ओशन में मिलता है, वाटर बॉडीज़ में मिलता है, तो यहाँ से फिर इवेपोरेशन का अमल होता है। मीन्स ये वाटर जो होता है भाप बनकर ऊपर, हाँ, ऊपर चला जाता है। फिर ऊपर जाने के बाद इस फिर दोबारा से कंडेंसेशन का अमल होता है। फिर दोबारा से क्या होता है, कंडेंसेशन का अमल होता है। मतलब पहले प्रेसिपिटेशन होता है उसका, फिर रन ऑफ होता है, फिर रन ऑफ होने के बाद ये स्ट्रीम्स, ओशंस और लेक्स वगैरह में फ्लो होता है। फिर इनमें यहीं से उसके बाद इवेपोरेशन का अमल होता है। मीन्स ये भाप बनकर ऊपर फिर से दोबारा क्लाउड बन जाता है, फिर क्लाउड से फिर प्रेसिपिटेशन होता है, उसके बाद फिर ज़मीन पर आता है। मतलब ये ऑलवेज मोशन में रहता है, मतलब ये हमेशा मोशन में रहता है, मोशन में रहता है। वही यहाँ पर बोल रहा है जैसे ऑलवेज इन मोशन, मीन्स हाइड्रोस्फीयर जो वाटर है ये हमेशा मोशन में रहता है। पहले लिक्विड में लिक्विड बनता है, लिक्विड से फिर इस भाप में तब्दील होता है, भाप से फिर दोबारा कंडेंसेशन होता है, यानी इसी तरह ये इसका साइकिल चलते रहता है। मीन्स ये हमेशा मोशन में रहता है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है सस्टेनिंग वेरियस लाइफ, यानी यहाँ पर ऐसा बोल रहे हैं कि ये हाइड्रोस्फीयर जो है ये लाइफ को, हमारी लाइफ को या लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ को सस्टेन करता है। मीन्स कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो वाटर के बगैर सरवाइव नहीं कर सकती अर्थ पर, इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं सस्टेनिंग वेरियस लाइफ। मीन्स वाटर के बगैर या हाइड्रोस्फीयर के बगैर अर्थ पर जो लाइफ है वो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ये लाइफ सस्टेनिंग इसको कहा गया है, लाइफ सस्टेनिंग जोन इसको कहा गया है। उसके बाद चौथा कंपोनेंट देखेंगे हम बायोस्फीयर। उसके बाद चौथा कंपोनेंट्स हम देखेंगे बायोस्फीयर। बायोस्फीयर मेड अप ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो ये हमारा बायोस्फीयर है ये ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलकर बना है। मीन्स जहाँ पर यानी अर्थ पर जहाँ पर भी लाइफ एग्जिस्ट है, यानी जहाँ पर भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उसको बायोस्फीयर में इंक्लूड किया गया है, यानी उसको बायोस्फीयर कहा गया है। मतलब जहाँ पर भी अर्थ पर लाइफ प्रेजेंट है उसको बायोस्फीयर कहा गया है। उसके बाद
सेकंड पॉइंट है जोन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, यानी ऐसा जोन जो अर्थ का ऐसा जोन जहाँ पर लाइफ प्रेजेंट है उसको बायोस्फीयर कहा गया है। यानी अर्थ का ऐसा जोन जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट है उसे बायोस्फीयर कहा गया है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है कंसिस्ट ऑफ थ्री कंपोनेंट्स, फर्स्ट इज एटमॉस्फेयर, सेकंड इज लिथोस्फेयर एंड लास्ट इज हाइड्रोस्फेयर। यानी जो हमारा बायोस्फीयर है वो थ्री कंपोनेंट्स को कंसिस्ट करता है। पहले एटमॉस्फेयर, दूसरा है लिथोस्फेयर और तीसरा है हाइड्रोस्फेयर। मीन्स जो बायोस्फेयर है ये थ्री कंपोनेंट्स से इंटरकनेक्टेड है, मतलब ये थ्री कंपोनेंट्स को इंटरैक्ट करता है। अब एटमॉस्फेयर हम पहले लेंगे। एटमॉस्फेयर के बगैर मीन्स गैसेस के बगैर या एयर के बगैर बायोस्फेयर का जो सर्वाइवल है वो मुमकिन नहीं है। जो लिविंग लाइफ है वो गैसेस पर डिपेंड है, एयर पर डिपेंड है। और उसके बाद लिथोस्फेयर जो है, लिथोस्फेयर भी बायोस्फेयर के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकता। उसके बाद है हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर भी हाइड्रोस्फेयर भी बायोस्फेयर पर डिपेंड करता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है फ्रॉम डीप सी टू अप टू 10 किलोमीटर इन एटमॉस्फेयर। अब तो ये हमने हाइड्रोस्फेयर देख लिया कि क्या है, लेकिन उसका एक्सटेंशन हमें नहीं पता है। हाइड्रो बायोस्फेयर तो है लेकिन कहाँ से कहाँ तक उसका लिमिटेशन है, मतलब कहाँ पर ज़मीन पर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है लेकिन वो कहाँ पर रहते हैं। जैसे अब समंदर के अंदर भी एक्वेटिक क्रिएचर है, वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ऊपर आसमान में फ्लाइंग बर्ड्स हैं, वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो ये कहाँ तक यानी एक्सटेंड किया हुआ है, यानी इसकी जो ऊंचाई है कहाँ तक है, मीन्स ये कौन कौन से अर्थ के पार्ट को कवर करते हैं। तो यहीं पर यहाँ पर वो बता रहे फ्रॉम डीप सी टू अप टू 10 किलोमीटर इन एटमॉस्फेयर। जो हमारा बायोस्फीयर स्टार्ट होता है यानी उसकी शुरुआत होती है डीप सी से होती है। डीप सी को इसलिए इंक्लूड किया गया है क्योंकि सीज और ओशन में एक्वेटिक क्रिएचर्स भी रहते हैं, इसीलिए ये डीप सी से स्टार्ट होता है और ऊपर एटमॉस्फेयर में 10 किलोमीटर तक एक्सटेंड है। यानी डीप सी से जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे सरफेस ऑफ द अर्थ के 10 किलोमीटर तक 10 किलोमीटर तक ये एक्सटेंड किया गया है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। मीन्स ये बायोस्फीयर जो हमारा है लिविंग और नॉन लिविंग को भी सस्टेन करता है, मतलब ये लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी सस्टेनिंग लाइफ प्रोवाइड करता है। मीन्स लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म बायोस्फीयर के बगैर या बायोस्फीयर की ही वजह से लाइफ अपनी लाइफ को सस्टेन करते हैं। यहाँ पर जैसा कि आप फिगर देख रहे हो जो इकोस्फेयर है बायोस्फेयर है, ये बायोस्फेयर दिख रहा है आपको पूरे सर्कल में, पूरे सर्कल को घेरे हुए है। उसमें हाइड्रोस्फेयर है, लिथोस्फेयर है, फिर एटमॉस्फेयर है, फिर इकोस्फेयर है। मतलब ये बायोस्फेयर ये चारों कंपोनेंट्स को, चारों स्पेस को कवर करता है। तो ये यहाँ पर हमारा कंपोनेंट्स ऑफ द अर्थ सिस्टम फिनिश हुआ। हमने चार मेजर कंपोनेंट्स को देखा। सबसे पहले लिथोस्फेयर को देखा, फिर एटमॉस्फेयर को देखा, फिर हाइड्रोस्फेयर को देखा, उसके बाद बायोस्फेयर को देखा। तो यहाँ पर हमारा कंपोनेंट ऑफ द अर्थ सिस्टम फिनिश हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।